अजय जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, तमाम सियासी गतिविधियों पर एक खास तरह के विश्लेषण के लिए जाने जाते हैं। बहुत स्वागत आपका, बहुत शुक्रिया। अजय जी, सबसे पहले तो यही बताइए कि ये बीजेपी के जो सबसे युवा अध्यक्ष का चुनाव हुआ है, लोगों के जहन में सबसे पहले यही सवाल है कि नितिन नवीन ही क्यों? क्या बीजेपी में कोई बड़े दिग्गज को तरजीह इस बार नहीं दी गई और नितिन नवीन के कद में ऐसी क्या खासियत है जो उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर चुना गया? देखिए, मैं आपको बताऊं कि इसी एफएम चैनल पर जिस समय बिहार के चुनाव परिणाम आ रहे थे और उसके पहले डिबेट हुई थी, तो हमने उस समय कहा था तीसरे नंबर पर शपथ ग्रहण जो है वो नितिन नवीन की होगी। और मंगल पांडे के लिए हमने बताया था उप मुख्यमंत्री नहीं होंगे, मगर मंगल पांडे की स्थिति बहुत मजबूत रहेगी। उस समय भी लोगों ने बड़ा ताजुब माना था कि तीसरे नंबर पे कैसे शपथ ग्रहण उनकी होगी, जबकि नितिन नवीन बहुत कम एज के शख्स हैं। उनसे ज्यादा सीनियर लोग बिहार में तमाम लोग हैं मतलब। तो नितिन नवीन पे कहीं ना कहीं कुछ था, एक कहते हो नार बीरवान के हो चीकने पात, ये नितिन नवीन के साथ था। मैं आपको ये भी बता दूं, नितिन नवीन के जो फादर हैं वहाँ से एमएलए के रहे, वो एक्सपायर हो गए थे, उनका भी इनको दूसरा नितिन नवीन हर जगह लगे रहते थे। अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में वो झारखंड के प्रभारी बनाए गए थे। इतना अच्छा उन्होंने वो किया कि वहाँ पर जीत करके बीजेपी आई, जबकि और कई जगह यूपी में कम हुई, तमाम जगह कम हुई, मगर झारखंड में। तीसरी जो सबसे बड़ी बात ये बतला रहे, ये युवा मोर्चा के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और वहाँ के पदाधिकारी रहे। उस दौरान इन्होंने कई राज्यों में जो सामंजस्य का काम किया। सबसे ज़्यादा इनकी बात जो स्ट्राइक की है वो ये है, ये हुई है कि 2017 में 28 मार्च को इन्होंने एक मुकदमा दायर किया था राजद्रोह का, वहाँ के एक मंत्री के खिलाफ जो मौजूदा नीतीश सरकार पर मंत्री था और बहुत प्रभावशाली मंत्री था, अब्दुल जलील। उसने क्या किया था, मोदी जी के लिए ये कहा कि उनके पोस्टर पे मतलब शूज का उपयोग करने के लिए उसने बोला मंच पे। इन्होंने इतनी क्विक उस पर वो लिया कि उसको तुरंत दूसरे दिन माफी मांगनी पड़ी, उसके मंत्री पद का आया। एक तो वो चीज भी स्ट्राइक हुई, मोदी के भी जहन पे गई, मोदी के उसमें गुड फेथ पे लगातार आते रहे। दूसरी आपको बता रहे, सबसे बड़ी जो बात है, इनके पीछे एक बैकर और थे, गिरिराज किशोर। हकीकत ये थी कि ये चुनाव हारने जा रहे थे गिरिराज जी। जब गिरिराज जी को टिकट दी गई लोकसभा की तो लड़ने को तैयार नहीं थे बेगूसराय से। तब नितिन नवीन ने जाके समझाया कि आप चिंता न करिए, हम लोग हैं। कन्हैया कुमार ज्यादा मजबूत बैठ रहा था, ये खुद उन्होंने स्वीकार किया। मगर नितिन नवीन ने जिस तरह का वहां पे संचालन किया, तो ये हुआ कि बेगूसराय से गिरिराज जी भी इनके सबसे बड़े बैकर हैं पर्दे के पीछे। ये देखिएगा पत्ते खुले। दूसरी बात क्या है कि इनकी कार्य करने की जो स्टाइल थी उसमें सभी से सामंजस्य लेके ये गुटबाजी से अलग रहे। इसीलिए आपने गौर किया होगा कि जो भी केंद्रीय पर्यवेक्षक जा रहा था, कोई भी केंद्रीय नेता किसी से बात करने, कुशवाहा जी से जा रहे हैं, अगर सहजन जी से बात करने जा रहे हैं या किसी से बात करने जा रहे हैं मांझी से, तो इनको जरूर ले जाया जाता था। तो इनकी इसमें कोई शक नहीं है कि अगला सुबह से शाम तक वर्कर्स और काम करता रहता था। दूसरी जो सबसे बड़ी खासियत थी कि रात को 2 बजे आना, 3 बजे आना, अगर 6 बजे की मीटिंग है तो भी पहुंच जाना। बिल्कुल अजय जी, इनकी मेहनत उन्होंने लगातार पार्टी में तत्पर रहकर करी और उसी मेहनत का श्रेय उन्हें मिला। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जब तमाम दिग्गज नेताओं को दरकिनार कर, मोनिका जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत बेहतरीन राजनीतिक विश्लेषण के लिए प्रख्यात भी हैं और बहुत ही सियासी खबरों को लेकर बहुत बेहतरीन विश्लेषण के लिए जानी जाती हैं। मोनिका जी, सवाल मेरा ये था कि जैसा कि अभी अजय जी ने बताया कि उन्होंने लगातार पार्टी में खून पसीना एक करके मेहनत करी और उनको इनाम मिला, लेकिन यहां पर विरोधी तमाम ये सवाल कर रहे हैं कि तमाम दिग्गजों को दरकिनार जब किया गया तो ये संकेत भी पार्टी की ओर से मिले कि क्या अब बीजेपी में पीढ़ी परिवर्तन का संकेत दिया जा रहा है? मोनिका जी।
देखिए, मैं अजय जी की बातों से बिल्कुल सहमत हूँ कि जैसे उन्होंने, नितिन नबीन जी ने राष्ट्र के प्रति अपना समर्पण किया, उनको समय के प्रति प्रतिबद्ध थे बिल्कुल, कि भी उनको उनको उनके लिए उनका राष्ट्र सबसे पहले था। राष्ट्र पहले था, पार्टी भी उनके लिए बाद में थी। तभी उन्होंने पूरे राष्ट्र की, अपने बिहार की इतना काम किया। बिहार में वो जिस अपने इलाके से आते हैं, पटना के पास, वहाँ पे वो बहुत ही जटिल इलाका था। उन्होंने वहाँ पर जन सेवा की, लोगों के लिए बिजली, पानी, सीवर कनेक्शंस, सीवर ठीक किया, स्ट्रीट लाइट किया, वो सब किया। देखो, जरूरी है कि जो जनादेश है, जो लोग हैं, उन तक सुविधाएं कैसे पहुंचाई जाएं। तो नितिन नबीन जी ने हर चीज का बैलेंस बना के रखा। संगठन को भी मजबूत किया, ठीक है, अपने जो एरिया था उसको भी मजबूत किया, लोगों के प्रति उनका प्यार, उनका विश्वास बना रहा, लोगों का प्यार और विश्वास उनके प्रति बना रहा, तभी तो 5 बार विधायक हुए। उसके बाद आप सोचिए कि जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय हमारे जो अमित शाह जी हैं, उनकी नजरें कब से होंगी इनके ऊपर। जैसे कि अभी अजय जी ने बताया कि 2017 में जो हुआ, उसके बाद अब झारखंड में जो हुआ, उससे पता चलता है कि ये कितने ज्यादा अपने कार्य के लिए और राष्ट्र के लिए प्रतिबद्ध है। कोई गुटबाजी में नहीं रहे, कहीं नहीं उन्होंने ऐसा सोचा, उन्होंने अपने बारे में भी नहीं सोचा, 24/7 काम करते रहे। अब रही बात इस चीज की कि बहुत दिग्गज नेता हैं, उनको दरकिनारे क्यों किया गया। देखिए जी, दिग्गज नेता जो हैं, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो उम्र में बहुत बड़े हैं, और मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ कि कोई भी दिग्गज नेता कार्य नहीं कर सकता, काम नहीं कर सकता, पर ये युवाओं से जुड़े हुए हैं, जेनजी से जुड़े हुए हैं। जो लोग युवाओं से जुड़े होते हैं, क्योंकि देखिए, हमारा आने वाला जो नस्ल, हमारे आने वाले जो लोग हैं, बच्चे हैं, उन सबके साथ जुड़ना बहुत जरूरी है, और वो एक युवा नेता बहुत अच्छे से कर सकता है। अगर हमने अपने देश को संवारना है, अपने देश को, जैसा मोदी जी का सपना है 2047 का, आत्मनिर्भर भारत का, उसको नंबर 1 देखने का, तो इस सपने को सच कौन करेगा? इस सपने को हमारे आने वाली युवा पीढ़ी सच करेगी। हमारी देखिए जो उम्र है वो बढ़ रही है, तो युवा नेता जो होते हैं या युवा कार्यकर्ता होते हैं, वो ऐसे लोगों के साथ, ऐसे बच्चों के साथ, युवा पीढ़ी के साथ बहुत अच्छे से जुड़ सकते हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है। और समय, नितिन नबीन जी अपना समय किस प्रकार से देंगे लोगों को, और वो देश के प्रति क्या क्या कार्य करेंगे, इसलिए उनको ये बागडोर सौंपी गई है। और मैं ये मानती हूँ, मैं बार बार यही बात बोल रही हूँ कि आज मोदी जी और अमित शाह जी के द्वारा ऐसा पौधा लगाया है जो अभी बढ़ेगा, पेड़ बनेगा, और जब ये वृक्ष जब बहुत बढ़ेगा, जो इसकी टहनियां होंगी, ये पूरे हमारे देश में फैलेंगी, और इसके फल आपके सामने आएंगे। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि ये पौधा जब फल देगा तो बहुत लाभकारी बीजेपी के लिए भी और देश के लिए भी हो। लेकिन हम लंबे वक्त से इस तरह की, हमारी नेशन फर्स्ट है, नेशन फर्स्ट है। बिल्कुल मोनिका जी। और जब कुछ खबरें हम लोग लगातार ये भी पढ़ते रहे, अपुष्ट खबरें थी कि बीजेपी और आरएसएस के बीच बहुत मनमुटाव जैसी भी अपुष्ट खबरें आती रही। जब नितिन नवीन जी का चुनाव होता है तो ये भी लोग इस तरह का तर्क भी देने लगते हैं कि बीजेपी आला कमान ने आरएसएस से समन्वय की कोशिश करी है नितिन नवीन जी को चुनकर। मोनिका जी, देखिए, ऐसा है कि अगर हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात यहाँ कर रहे हैं, तो जो वो राजनीति में पूरी तरह से नहीं है। राजनीति उनका काम नहीं है, उनका काम है सिर्फ दिशा दिखाना, उनका काम है अपनी जड़ों को मजबूत रखना, ठीक है। और आज जो आप हमारे देश में बदलाव देख रहे हैं, चाहे वो आप इंफ्रास्ट्रक्चर में देखें, चाहे लोगों की सोच में देखें, चाहे लोगों की नीतियों में देखें, और चाहे आप किसी पार्टी की नीति में भी देखें, तो वो क्यों आया है? वो इसलिए आया है कि वो मोदी जी का सपना था, वो सपना वाजपेयी जी का भी था। वाजपेयी जी के, आपको याद होगी एक बात वो बोलते थे कि पार्टियां और सरकारें तो आती रहेंगी, जाती रहेंगी, पर देश चलना चाहिए। तो देश को चलाने के लिए जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कार्य कर रहे हैं, वो अपनी जड़ों को मजबूत कर रहे हैं, उनसे राजनीति का कोई मतलब नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, मैं आपको ये बात बताना चाहूंगी कि देश चलना चाहिए और नंबर 1 आना चाहिए, तो इसलिए नितिन नवीन जी का चुनाव हुआ है। ठीक है अजय जी, आपने अभी तमाम नितिन नवीन जी की खूबियों को गिनाया। हमने बीजेपी में
किसी भी अध्यक्ष के चुनाव को लेकर लगातार ये देखा कि कई नए चेहरों का एकदम अप्रत्याशित ऐलान कर दिया गया, उसके बाद इस तरह की बातें होने लगी कि अचानक इस तरह के नए चेहरों को सामने लाने के पीछे बीजेपी की एक शॉक वैल्यू की राजनीति शुरू हो गई है। क्या ऐसा है, बीजेपी अब शॉक वैल्यू की राजनीति पर भरोसा करने लगी है? देखिए, तब की बीजेपी अब की बीजेपी में बहुत अंतर। अब बीजेपी बहुत ही चपल चालाक है, हर तरह से युद्ध के मैदान में कोई तरीके चुनाव को लेती है और हर तरह से उसका एक ही मकसद रहता है कि हम जीतें। हर पार्टी का होता था। पहले बीजेपी कई संसाधनों को यूज नहीं करती थी, उसमें कांग्रेस आगे थी, अब ये आगे है। दूसरी आपको बता रहे हैं कि चुनाव का प्रबंधन बीजेपी ये मान के चलती है कि युद्ध है, एक एक कार्यकर्ता उनका वेल प्लान्ड उनका रहता है। यहाँ पर भी उनकी बहुत सोची समझी, जैसे मध्य प्रदेश में था तो उन्होंने यादव को इसलिए बनाया क्योंकि यादव के आने से असर पड़ा है, बिहार में पड़ा, सब जगह पड़ा, यूपी तक में पड़ा है कि यूपी का भी कुछ परसेंटेज यादव जो है वो सपा से हिल चुका है। हालांकि ऐसा नहीं कि भाजपा ही हो गया। तो इन्होंने इनको भी इसीलिए लिया। मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ। बांकीपुर से उस समय 84,000 वोट से 2020 में जीते थे, हम उस समय गए थे। और जब शत्रुघ्न सिन्हा का लड़का लव सिन्हा लड़ा, जिसके लिए शत्रुघ्न सिन्हा ने, ममता बनर्जी ने, तमाम विपक्ष के लोगों ने, राजद ने पूरी ताकत लगा दी, कांग्रेस ने पूरी ताकत लगा दी, सबसे ज़्यादा पदयात्राएं की। और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे व्यक्ति ने, जिनका इतना वजन, इतने बुजुर्ग, मानसिक रूप से बहुत परेशान थे, तब भी उन्होंने की और 84,000 वोटों से हारे। 84,000 वोट बहुत होते हैं, इतनी बड़ी हार। दूसरी आपको बता रहे हैं कि पुष्पम प्रिया चौधरी जैसी लेडीज वहाँ बुरी तरह से हार गई। तो ये इनका लगातार 4 बार जीतना और 26 साल की उम्र पे जो एमएलए बन गया हो, 45 साल की उम्र में बन गया अध्यक्ष, तो ये भाजपा ने बड़ा सोच क्यों किया, इसके पीछे मैं एक रीजन बता रहा हूँ। साथ में ये भी बताइए कि इस तरह के अलग अलग नए चेहरों का चुनाव जो है बीजेपी इस तरह क्यों इस्तेमाल करती है, अचानक से नए चेहरे लाने? देखिए क्या है, इससे एक मैसेज जा रहा है इनके पास कि काफ़ी कार्यकर्ता इसलिए लगा हुआ है कि देखो किसी ने सोचा नहीं था और मोहन यादव को वहाँ से वो मिल गया एमएलए, वहाँ शर्मा जी राजस्थान में हो गए, तो कई कार्यकर्ता इसलिए जुटा, सब देख रहे हैं पार्टी वाले, काम करते रहो मिल जाएगा। इसका भी मैसेज यही गया है। और यही वजह है बीजेपी जो गुजरात में जीत के आती, चूंकि नए नए लोगों को मोदी जी ने चयन किया था, अब इन्होंने दिया। अब ये क्यों दिया है आपको बता रहे हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। ऐसा है, पहले कायस्थ मतदाता इनके साथ टोटली था, बीजेपी के साथ। जनसंघ की शुरुआत से बंगाल में जो जनसंघ का जन्म हुआ उसमें कायस्थ मतदाता इनके साथ था, यूपी वगैरह सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था। बिहार में कुछ समय पहले कायस्थ इनके साथ था, इनसे कट गया था। शत्रुघ्न सिन्हा, यशवंत सिन्हा, तमाम सिन्हा लोगों ने इनका विरोध किया। कानपुर की ये स्थिति है, कानपुर में लगभग 40 सालों से कोई भी कायस्थ में, बहुत कम कायस्थ बीजेपी को वोट देता है, वो कांग्रेस के साथ रहता है, या एक आध एमएलए जो बीजेपी के अगेंस्ट में रहता वो जीतता चला आता था। कहीं राघवेंद्र स्वरूप, कहीं सतीश निगम। यही पोजीशन इलाहाबाद में थी, यही पोजीशन बनारस में थी कि वहाँ से पहले शास्त्री फैमिली थी। बिहार में कायस्थ इनके अगेंस्ट में, इनको बंगाल का चुनाव जीतना है। बंगाल में कायस्थ मतदाता बहुत ज़्यादा है, पहले वही मतदाता जनसंघ में था। आज की डेट में ये पोजीशन है कि सवर्ण वोट जो है वो टीएमसी को मिलता है, ब्राह्मण वहाँ पे बंगाल में। लौटूंगा अजय जी आपके पास।